Hello everyone, welcome back to my channel. So we have been learning about cognitive processes. So today in this video we will be learning about memory. So what is memory? By definition it means that memory consists in remembering what has previously been learned. That means आपने पहले previously जो कुछ भी आपने learn किया था उसको जब आप remember करते हो, that is known as memory. Okay, so this definition was given by Woodworth and Marcus in 1948. Next definition is the power that we have to store our experiences and to bring them into the field of consciousness sometime after experiences have occurred is termed as memory. That means आपके साथ कोई भी एक्सपीरियंसेस हुआ, आपके साथ कोई भी एक्सपीरियंस हुआ, यू कम अक्रॉस एनी एक्सपीरियंस एंड after that you store that experience in your memory, and after some time you try to recollect that, you try to remember that experience, that particular experience, you try to remember that is known as memory. Okay, so this definition was given by Rayburn in 1956. You all know what is memory. Memory means to remember. Memory means to remember whatever you people are learning, and whenever you try to retrieve that, जब आप उसको retrieve करते हो, recollect करते हो, तो कहाँ से recollect करते हो? You recollect it from your memory. Okay, so next is types of memory. So there are three types of memory. First is immediate memory, next is short term memory, and then is long term memory. So immediate memory is also known as sensory memory. Immediate memory क्या होता है? जब आपने कोई भी चीज़ परसीव की और जब आप उसको रिकलेक्ट करते हो या रिट्राइव करते हो, तो दैट रिमेन्स ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जस्ट फॉर अ सेवरल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. इमीडिएट मेमोरी जो होती है इसका टाइम स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डायरेक्टरी से एक नंबर निकाला, ठीक है, आपने उसको रिमेंबर किया और उसके बाद आपने उस पर कॉल किया, और कॉल करने के थोड़ी देर बाद यू विल फॉरगेट दैट नंबर, इजंट इट? आप उस नंबर को भूल जाओगे, आपको वो नंबर याद नहीं रहेगा. तो दैट इज वेयर अवर इमीडिएट मेमोरी वर्क्स. सो नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है इसका टाइम स्पैन जो होता है बहुत कम होता है, ये भी कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, मिनिमम 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होता है. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी आपने जो कोई भी डेटा अगर स्टोर किया है, आप उसको इफ यू विल ट्राई टू रिकलेक्ट दैट पर्टिकुलर डेटा और दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, दैट विल बी रिटेन ओनली फॉर अ short span of time, that is 20 to 30 seconds only. Next is long term memory. Long term memory में unlimited capacity होती है हमारी information या हमारी data को store करने की. Okay, so इसमें जो long term memory होती है, long term memory में आपकी जो data है, it can be stored for several days, months, ईयर्स एंड इवन फॉर अ लाइफ टाइम. दैट मीन्स आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें डेटा कई दिन, कई महीने, कई साल और इवन अ लाइफ टाइम तक स्टोर रहता है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नाम हो गया, योर पेरेंट्स नेम, योर हाउस एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है ना. सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको जब एक छोटा बच्चा होता है उसको उसका नाम सिखाया जाता है, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसका हाउस एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें हम उसको छोटे टाइम पे सिखाते हैं. बट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन हिज ब्रेन टिल लाइफ टाइम तक उसको ये सारी चीज़ें याद रहती है. तो दैट मीन्स दिस इज स्टोर दिस डेटा और दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन हिज लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज़ द हाइएस्ट और अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन. Okay, next topic is nature of memory. Next is nature of memory. So जो memory process होती है उसकी तीन fundamental characteristics होती हैं. पहला है input, next is storage and third one is output. तो input क्या होता है? Input का मतलब होता है to register or encoding information or data. That means whenever you register or encode any data or information, जब भी आप कोई new data या कोई new information register करते हो, that is known as input. Okay, next is storage. Storage जो है that could be either temporary or permanent. ठीक है, तो जो भी आप information या data register करते हो that gets stored in your memory. Next is output. Output का मतलब है whenever you try to retrieve or recollect the information that you have stored. Okay, so output is retrieving or recollecting.
So retrieving or recollecting any information or any data that you have stored in the memory is known as output. So these are the three fundamental characteristics of the memory process. Okay, so this is the nature of memory. So next is factors influencing memory. So there are two types of factors. First is extrinsic factor and the next one is intrinsic factor. तो अभी हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंडर जितने भी फैक्टर्स आते हैं पहले वो पढ़ेंगे. नेक्स्ट विल सी इंट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर कितने सारे फैक्टर्स आते हैं जो मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो पहला है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर पहला फैक्टर है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड. दैट मीन्स जो भी मटेरियल हमें मेमोराइज करना है वो कितना ज़्यादा मीनिंगफुल है. अगर वो मीनिंगफुल होगा we'll be able to memorize it more quickly and easily. और अगर वो मटेरियल मीनिंगफुल नहीं होगा, irrelevant होगा, तो will not be able to memorize it more nicely. Okay, so that means if you have to memorize anything, that पर्टिकुलर मटेरियल शुड बी मीनिंगफुल होना चाहिए वो. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड. यानी जो भी चीज़ हमें मेमोराइज करनी है, जो भी मटेरियल को हमें मेमोराइज करना है, उसका अमाउंट कितना है. इफ इट इज ग्रेटर इन अमाउंट, उतने ही ज़्यादा हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. द ग्रेटर द अमाउंट, द ग्रेटर द एफर्ट्स यू नीड टू पुट इन मेमोराइजिंग इट. और अगर वो लेस अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में वो मटेरियल होगा, तो यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट वेरी नाइसली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 50 पेजेस मेमोराइज करने को बोला जाएगा तो यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट वेरी नाइसली और वेरी ईजली. बट इफ आई विल से कि यू हैव टू मेमोराइज 500 पेजेस, so that will be a bit difficult for you to memorize. Okay, so memory depends on the amount of material. Okay, next is time required to vocalize responses. Time required to vocalize responses means short words जो होते हैं उनको memorize करने के लिए you need less time, और जो long words होते हैं या जो longer words होते हैं उनको memorize करने के लिए आपको ज़्यादा time चाहिए. Next is distraction. Distraction में the greater the distraction present in the environment, the poorer the performance of the individual in learning. तो जितना ज़्यादा distraction प्रेजेंट होगा इन्वायरमेंट में, इफ यू आर लर्निंग समथिंग, इफ यू आर मेमोराइजिंग समथिंग, और आपके आसपास इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज प्रेजेंट है, यू वोंट बी एबल टू मेमोराइज इट, इजंट इट? सो that means if you have to memorize something, if you want to learn something, you need to be in a calm and quiet environment. So these are some of the factors that influence memory. So these are the extrinsic factors. Now we'll study about the intrinsic factors. Next is intrinsic factors. So अब हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो हमारी मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं. पहला है एज ऑफ द इंडिविजुअल. तो एज में क्या है कि आपकी जो मेमोरी स्पैन होती है, योर स्पैन ऑफ मेमोरी एज के साथ साथ इंक्रीज होती है. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो फाउंड कि 16 to 26 ईयर्स में आपका मेमोरी स्पैन हाईएस्ट होता है, एंड यंगस्टर्स हैव मोर कैपेसिटी टू मेमोराइज as compared to older people. Next is maturity. Maturity is another factor that influences or affects our memory. एक small child है तो वो इतनी जल्दी मेमोराइज नहीं कर पाएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल एज कम्पेयर टू अ ओल्डर पर्सन. जितना ज़्यादा वो दैट मीन्स जितना ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल आप अटेन करते हो, उतना ज़्यादा आपका मेमोराइजिंग पावर भी इंक्रीज होता है. नेक्स्ट इज विल टू लर्न. विल टू लर्न, until unless you are not having willpower to learn something, to memorize something, you won't be able to remember it, right? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड अटेंशन. इंटरेस्ट एंड अटेंशन भी हमारा विल पावर की तरह ही है. तक आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर मटेरियल में इंटरेस्ट नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स इट, एंड ग्रेजुअली यू वोंट बी एबल टू मेमोराइज इट. सो इंटरेस्ट एंड अटेंशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग अवर मेमोरी. Next is intelligence. More intelligent person will have a better memory as compared to a less intelligent person. Next is rest and sleep. जब आप rest and sleep लोगे और एक fresh mind के साथ आप किसी भी चीज़ को memorize करोगे, तो you will be able to memorize it more easily and more quickly as compared to a person who is lethargic and who is having fatigue. Okay, so rest and sleep is necessary or is important, is a must to memorize something. Next is medical conditions. So there are certain medical conditions also that affect your memory, that can lead to memory loss. नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर क्या करेगा? हाई ब्लड प्रेशर जब भी होगा पर्सन को, तो दैट विल लीड टू सर्कुलेशन प्रॉब्लम,
तो प्रॉपर ऑक्सीजन विल नॉट बी सप्लाई टू द ब्रेन, दैट विल कॉज that may lead to stroke and dementia, that will further lead to memory loss. Next is hypothyroidism. Hypothyroidism is a medical condition in which the thyroid hormone is not produced effectively, या प्रॉपर हमारा जितने बॉडी में थायराइड हार्मोन चाहिए होता है दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इफेक्टिवली. सो हाइपोथायरॉयडिज्म इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मेमोरी लॉस. नेक्स्ट इज ब्रेन ट्यूमर्स. ब्रेन ट्यूमर्स will also affect your memory, will also affect your capacity to memorize something. Next is Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is the most common cause of memory loss. Alzheimer's disease में क्या होता है, हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो डिजनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को टेम्परेरी या परमानेंट मेमोरी लॉस होने लगता है. नेक्स्ट इज अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ADD एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD. So these are also two medical conditions in which the person can have partial or full memory loss. These are the several factors included in the intrinsic factors that affect your memory. Apart from the extrinsic and intrinsic factors, there are several other factors that influence or affect your memory. तो पहला हो गया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में जैसे आपको अगर विटामिन B6, B12, फोलेट, सेलेनियम, विटामिन E, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी होती है दैट कैन lead to memory loss, that can lead to the beginning of Alzheimer's disease. Okay, next is alcohol. अल्कोहल क्या करता है, एक डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है और हमारे थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करता है. ऑल्सो एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल कुड अफेक्ट योर शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो. नेक्स्ट इज सम अदर ड्रग्स लाइक बेंजोडाइजेपाइन. कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे बेंजोडाइजेपाइन हो गया, ये भी हमारी जो मेमोरी होती है इसको टेम्परेरी डिस्टर्ब कर देता है. नेक्स्ट इज कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एंजाइटी एंड डिप्रेशन. इसमें भी पर्सन की जो मेमोरी पावर होती है वो भी अफेक्ट होती है. इट कुड लीड टू पार्शियल और परमानेंट मेमोरी लॉस ऑल्सो. नेक्स्ट इज हेड इंजरी. हेड इंजरी से भी हेड इंजरी कैन ऑल्सो लीड टू पार्शियल और परमानेंट मेमोरी लॉस. नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग. तो हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम कोई भी चीज़ मेमोराइज कर सकते हैं ईजिली. पहला है होल एंड पार्ट मेथड. होल एंड पार्ट मेथड क्या होता है, दो टाइप के मेथड होते हैं ये किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए. मान लीजिए इफ़ यू हैव टू लर्न अ पोएम, आपको कोई भी पोएम को मेमोराइज करना है तो आप क्या करेंगे, पहला मेथड है होल मेथड. ठीक है, होल मेथड हम पहले पढ़ेंगे. होल मेथड में आप क्या करोगे, या तो उस पोएम को आप बार बार रीड करो, अगेन एंड अगेन यू विल रीड दैट पोएम और आपको वो मेमोराइज हो जाएगी. ओके, या फिर पार्ट मेथड में क्या करोगे, उस पोएम पर्टिकुलर पोएम को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर वो पार्ट्स को आप मेमोराइज करें. उससे आप बहुत जल्दी और इजीली मेमोराइज कर सकते हो. ओके, होल में क्या है, आप एक ही स्ट्रेच में पूरा पोएम को पढ़ रहे हो या मेमोराइज कर रहे हो. और पार्ट मेथड में क्या है, आप उस पर्टिकुलर पोएम को आपने कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और फिर आप उस पर्टिकुलर पार्ट्स को मेमोराइज कर रहे हो. होल मेथड तब बहुत यूजफुल होता है जब आपकी जो पर्टिकुलर पोएम है वो छोटी सी शॉर्ट पोएम है, तब आप होल मेथड यूज़ कर सकते हो मेमोराइज करने के लिए. लेकिन अगर वही पर्टिकुलर पोएम बहुत लॉन्ग है, कोई आपको एक बहुत लंबी पोएम याद करनी है, तब आप पार्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो मेमोराइज करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज स्पेस एंड अनस्पेस्ड मेथड. दीज आर ऑल्सो टू मेथड, स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड. तो पहला स्पेस मेथड के बारे में पढ़ेंगे. स्पेस क्या होता है, स्पेस मेथड में हम क्या करते हैं कि आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है, फॉर एग्जाम्पल वो पोएम लर्न करनी है. ठीक है, तो स्पेस मेथड में हम पर्सन को कहते हैं कि आप उसको रीड करो कुछ टाइम के लिए, उसको बार बार रीड करते जाओ और एक टाइम पीरियड के बाद आप रेस्ट ले लेना. ठीक है, आप हम उस पर्सन को बोलेंगे, उस चाइल्ड को बोलेंगे रेस्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज अनस्पेस्ड मेथड. अनस्पेस्ड मेथड में हम पर्सन को रेस्ट नहीं देंगे बल्कि he will continuously read that particular poem. That means spaced method में हम रेस्ट प्रोवाइड करते हैं और अनस्पेस्ड मेथड में रेस्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं. दोनों ही मेथड में स्पेस्ड मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होता है लर्न करने में या मेमोराइज करने में. वाई, क्योंकि यहाँ पे पर्सन को हम रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. आप एक छोटे टाइम पीरियड के बाद जब उस पर्सन को रेस्ट देते हो तो उससे क्या होता है, उसका माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर दोबारा से उसे उस पर्टिकुलर चीज़ को लर्न करने में या मेमोराइज करने में वो इंटरेस्ट शो करने लगता है. ओके, सो दिस इज द स्पेस एंड अनस्पेस्ड मेथड. नेक्स्ट इज रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस. दैट मीन्स जितनी ज़्यादा बार आप उस पर्टिकुलर चीज़ को रिपीट करोगे और प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इजिली उसे मेमोराइज कर सकते हो. नेक्स्ट इज मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन हमने लर्निंग में भी पढ़ा था कि कैसे हम किसी दो चीज़ों को कोरिलेट या
एसोसिएट करके कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लर्न कर सकते हैं. सो दैट इज द सेम प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू यूज इन दिस मेथड ऑल्सो, मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. जैसे एक बॉय है, अगर उसका नाम को याद करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, मान लीजिए उस लड़के का नाम कृष्णा है, सो आप उस लड़के के नाम को लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएट कर दोगे, देन यू विल बी एबल टू मेमोराइज हिज नेम मोर इजली. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग एंड रिदम. ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, जब आपको एक टेलीफोन नंबर लर्न करना होता है या आपको एक कोई टेलीफोन नंबर मेमोराइज करना होता है, तो आप क्या करते हो, ग्रुपिंग करते हो, है ना. ऐसे ही तो लर्न करते हो मोबाइल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर है 56723429. ओके, ये टेलीफोन नंबर आपको मेमोराइज करना है, तो व्हाट यू विल डू, यू कैन ग्रुप इट. आप इसको ग्रुप कर दीजिए और उसके बाद मेमोराइज करिए, बहुत ईजिली मेमोराइज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ग्रुप इट इन 56723429. आप इस तरह से ग्रुपिंग कर दोगे तो आप ये बहुत जल्दी ईजिली मेमोराइज कर सकते हो, इजंट इट. 56723429. नेक्स्ट इज रिदम. रिदम में आप क्या करते हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल जब उन्हें मेमोराइज करानी होती है तो हम एक सिंग सॉन्ग फैशन में उन्हें याद कराते हैं, यानी एक गाने के टाइप में या एक रिदम क्रिएट करके या राइम क्रिएट करके. तो ग्रुपिंग एंड रिदम इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव मेथड इन मेमोराइजिंग थिंग्स वेरी इजली. नेक्स्ट मेथड इज रेसिटेशन मेथड. रेसिटेशन मेथड बहुत कॉमन मेथड होता है कोई भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए. रेसिटेशन मेथड में क्या करते हो, नॉर्मली मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ याद करनी है, तो आपने पहले तो उसको रीड कर लिया. कई बार रीड करने के बाद जब आप बुक बंद करते हो और बुक बंद करके आप उसको एक बार रिकॉल करते हो, है ना, ऐसे ही तो लर्न करते हो. तो जब आप उसको रिकॉल करते हो, उस मेथड को हम कहते हैं सेल्फ रेसिटेशन मेथड. ये मेथड बहुत यूजफुल और बहुत इफेक्टिव है कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए. नेक्स्ट इज यूटिलाइजिंग एज मेनी सेंसेस एज पॉसिबल. जब आप अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हो इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग और लर्निंग. मान लीजिए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जब आप उसको देख के पढ़ रहे हो, साथ ही साथ अगर आप उसको बोल बोल के पढ़ोगे तो आप देख भी रहे हो, बोल रहे हो और उसको सुन भी रहे हो. तो आप एक टाइम पे एट अ टाइम आपने 3 सेंस ऑर्गन्स को यूज किया है ना. तो इससे क्या होता है, आप बहुत ईजिली और बहुत जल्दी आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो. तो यूटिलाइजिंग एज मेनी सेंसेस एज पॉसिबल, इसीलिए बोलते हैं ना कि बोल बोल के पढ़ो, ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा. नेक्स्ट इज पुटिंग एट ऑल टुगेदर. पुटिंग एट ऑल टुगेदर क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट मटेरियल आपके पास है और वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड वे में है, मतलब उसमें जो भी कंटेंट है वो आपका बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उस चीज़ को मेमोराइज करने में या लर्न करने में. और वहीं एक सब्जेक्ट मटेरियल है जिसमें चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में दी गई हैं, बहुत ही कनेक्टेड वे में दी गई है, तो आप उसको बहुत जल्दी मेमोराइज कर लोगे. नेक्स्ट इज फनल अप्रोच. फनल अप्रोच एक मेथड होता है मेमोराइज करने का, जिसमें हमें जब भी कोई स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में पढ़ना है, किसी भी स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में लर्न करना है या मेमोराइज करना है, तो बेहतर है पहले हम उससे रिलेटेड जो भी जनरल कॉन्सेप्ट है उसको मेमोराइज कर ले, तो हम उनकी स्पेसिफिक डिटेल्स को ज़्यादा ईजिली मेमोराइज कर पाएंगे. फनल अप्रोच में क्या होता है, दैट मीन्स जब आप कोई भी मान लीजिए आपको मेडसर्च में कोई भी मेडिकल कंडीशन पढ़नी है, कोई भी डिजीज कंडीशन पढ़नी है, तो उससे रिलेटेड जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा, आपको मेडिकल कंडीशन या जो भी डिजीज कंडीशन आप पढ़ रहे हो मेडसर्च में, वो आपको समझ में नहीं आएगी, आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते हो. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न दी जनरल कॉन्सेप्ट्स बिफोर मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिक डिटेल. यानी फनल अप्रोच में यही है कि पहले आप जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं पहले आप उन्हें पढ़ें बिफोर मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिक डिटेल्स. ओके, नेक्स्ट इज एक्रोनिम. एक्रोनिम क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव मेथड फॉर मेमोराइजिंग एनीथिंग. एक्रोनिम में हम क्या करते हैं, हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बना लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए अगर आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, तो कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू के फर्स्ट लेटर को हमने एक कंबाइन करके KMC, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, ये एक हमने एक्रोनिम बना लिया. ये इस एक्रोनिम से हम बहुत इजीली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को मेमोराइज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एक्रोस्टिक. एक्रोस्टिक क्या होता है, हम किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर से एक एक सेंटेंस बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड पीपल फ्रॉम टेक्सास ईट स्पाइडर्स. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें जो स्कल की बोन्स होती हैं उन्हें लर्न करना है. ठीक है,
तो स्कल की बोन्स को लर्न करने के लिए अब हमारी स्कल की बोन्स होती हैं ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, एथमोइड एंड स्फिनोइड। ये सारी स्कल की बोन्स होती हैं, ठीक है। अब हमें ये लर्न करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके फर्स्ट लेटर्स को लेंगे और इनसे एक सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। ओके, ऑक्सीपिटल से हमने ओ लिया, ठीक है, पैराइटल से पी, फ्रंटल से एफ, टेम्पोरल से टी, एथमोइड से ई और स्फिनोइड से एस, और इन सारे लेटर्स से हमने एक सेंटेंस फॉर्म कर लिया। जब हम सारे इन पर्टिकुलर वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसको कहते हैं एक्रोस्टिक। ओके, तो हमने क्या किया, ऑक्सीपिटल के ओ से बनाया ओल्ड पीपल फ्रॉम टेक्सास ईट स्पाइडर्स, ओल्ड पीपल फ्रॉम टेक्सास ईट स्पाइडर्स। तो अब हमें ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ओ से ऑक्सीपिटल, पी से पैराइटल, एफ से फ्रंटल, टी से टेम्पोरल, ई से एथमोइड एंड फ्रॉम एस स्फिनोइड। इस पर्टिकुलर मेथड से अगर हम बोन ऑफ स्कल्स याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो दिस इज द अक्रॉस्टिक मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। नेक्स्ट इज निमोनिक्स। निमोनिक्स भी बहुत यूजफुल टूल होता है मेमोराइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू लर्न द प्लैनेट नेम्स, आपको प्लैनेट नेम्स अगर लर्न करने हैं तो पहले हम प्लैनेट के नेम्स लिख लें। My very educated mother just served us noodles। ये हमने एक निमोनिक बना लिया। इस निमोनिक से हम प्लैनेट के नेम्स को बहुत जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे, माई से हमने लिया एम, ठीक है, एम से क्या हो गया मर्करी, वेरी का वी से वीनस, ई से अर्थ, मदर एम से मार्स, जस्ट के जे से जुपिटर, सर्व्ड एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड फ्रॉम एन नेपट्यून। Okay, so my very educated mother just served us noodles. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सो इस तरह से एक निमोनिक फॉर्म करके जब आप चीज़ों को लर्न करोगे, मेमोराइज करोगे, बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी इफेक्टिव टूल इन मेमोराइजिंग एनीथिंग। सो विद दिस वी एंड आवर टॉपिक मेमोरी। दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक काम करिए, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि व्हाट इज अ मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर मेमोरी लॉस। ओके, सो यू ऑल कॉमेंट योर आंसर्स। आपने आंसर्स मुझे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और ये जो मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग। ओके, तो कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं।